हिंदी साहित्य के प्रिय पाठक, मैं हूं डॉक्टर आर के टंडन। महात्मा गांधी शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय खरसिया में मैं सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर पदस्थ हूं। ऑनलाइन अध्यापन की इस कड़ी में मैं आज फणीश्वरनाथ रेणु के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का पाठ लेकर आया हूं। रेणु, जिनका पूरा नाम फणीश्वरनाथ रेणु है, के संपूर्ण व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में मैं जानकारी प्रदान करूंगा। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मई 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उस समय वह स्थान पूर्णिया जिले में था। आपकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद आपने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोइराला परिवार में रहकर हुई। आपने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की। आपके पारिवारिक विवरण में हम बताना चाहेंगे कि आपकी 3 पत्नियां हुई, रेखा, पद्मा और लतिका। रेखा को पक्षाघात हो गया और द्वितीय पत्नी के रूप में पद्मा जी बाल विधवा थीं, जिनसे आपने विवाह करके उनके जीवन को संवारा। आपके व्यक्तित्व के विभिन्न सोपानों पर चर्चा करते हुए हम पाते हैं कि आपने 1942 में स्वतंत्रता संग्राम की ओर आगे बढ़ चले। बाद में 1950 में आपने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से आपने हिस्सा लिया और जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय में आप भीषण रूप से रोगग्रस्त हो गए थे, जिसके बाद लेखन की ओर आपका झुकाव बढ़ा। आपकी झलक एक बीमार व्यक्ति के रूप में तबे एकला चलो रे में मिलती है। 1972 में आप फारबिसगंज से विधानसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़े, जिसमें आपको कांग्रेस से हार हुई थी। हम आपको बताना चाहें कि फणीश्वरनाथ रेणु जी समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक रहे हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी, जो आपके समकालीन कवि थे, आपके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का भी उल्लेख मिलता है। अब हम चलते हैं आपके कृतित्व की ओर। आपने 6 उपन्यास लिखे हैं। सबसे पहला उपन्यास मैला आंचल, जिसे आपने 1954 में लिखा। यह प्रथम आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। आपको जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपने उपन्यास मैला आंचल से मिली, उसकी मिसाल मिलना दुर्लभ है। इस उपन्यास के प्रकाशन ने आपको रातों रात हिंदी के एक बड़े कथाकार के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। कुछ आलोचकों ने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं। आपके अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। आपने कई रिपोर्टाज भी लिखे हैं। ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे। आपने बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं। उसमें प्रमुख हैं मारे गए गुलफाम के नाम से एक फिल्म ही बनी। फिल्म का नाम है तीसरी कसम।
तीसरी कसम नाम से बनी फिल्म में राजकुमार और वहीदा रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई। इसे बासु भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था और सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र इसके निर्माता थे। यह फिल्म हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर मानी जाती है। हीरामन और हीराबाई की इस प्रेम कथा ने प्रेम का एक अद्भुत महाकाव्यात्मक परंतु दुखात्मक कसक से भरा आख्यान सा रचा गया, जो आज भी पाठकों और दर्शकों को लुभाता है। अन्य कहानियों में लाल पान की बेगम, पंच लाइट, तबे एकला चलो रे, ठेस, संवदिया, पहलवान की ढोलक, ठुमरी जो कि कहानी संग्रह है, अक्ल और भैंस, अग्निखोर यह भी कहानी संग्रह है, रसप्रिया, एक आदिम रात्रि की महक, नैना जोगिन, पुरानी कहानी नया पाठ, अच्छे आदमी यह भी कहानी संग्रह है। आपने निबंध भी लिखे, ईश्वर रे, मेरे बेचारे। यहाँ पर यह उल्लेखनीय करना अति आवश्यक होगा कि आपके प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल में ममता के किरदार को आपकी पत्नी लतिका ने निभाया था। लतिका के जीवन पर आधारित कहानी बनी थी, उसे ममता ने पूरा किया था। आपकी एक और पत्नी पद्मा के जीवन पर आधारित एक पात्रा मैला आंचल उपन्यास में आती है, जिसे हम कमली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थवाद को निभाया है। आपने अपनी दोनों पत्नियों की कहानियों को अपने उपन्यास में दर्शाया है। आपको अपने प्रसिद्ध उपन्यास आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और आपको आंचलिक कथा की नींव रखने का श्रेय भी जाता है। आपकी लेखन शैली पर हम चर्चा करें तो पाते हैं कि आप वर्णनात्मक, आंचलिकता, किस्सागोई और सामाजिक यथार्थवाद से पूर्ण लेखन करते हैं। आपकी लेखन शैली वर्णनात्मक है, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया हुआ होता है। पात्रों का चरित्र निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता है, क्योंकि एक पात्र एक सामान्य सरल मानव मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आपने आंचलिक जीवन की हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई सा असर है जो पाठकों को अपने साथ बांधकर रखता है। आप एक अद्भुत किस्सागोई थे और आपकी रचनाएं पढ़ते हुए लगता था मानो कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का आपने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सृजनात्मक प्रयोग किया है। आपका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और आपने आज़ादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा को भी पाया है। आपकी कृतियों में आंचलिक पदों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए मैला आंचल को प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप साहित्य जगत को छोड़ते हुए, इस दुनिया को छोड़ते हुए आप 11 अप्रैल 1970 को स्वर्गवासी हुए। इस कड़ी में बस हम आज रेणु जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जाना। हम अगली कड़ी में इनकी कृतियों को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, जिसे मुख्य रूप से मैला आंचल होगा।